और लिस कॉन्सेप्ट है, और पीएच के हिसाब से भी हम देखेंगे। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड एंड बेस के, उनके बेस पर हम देखेंगे की कि आवाज इनकी बहुत स्लो। आवाज स्लो आ रही है मेरी। नो नो सर, सर, सही आ रही है सही। आज। कुछ बच्चों को स्लो आ रही है आवाज। नहीं सर, सही आ रही है आज। उनका नेटवर्क मसला होगा। आप अपने फोन का देखिए वॉल्यूम। मेरा ख्याल है तो मेरे वॉल्यूम सही है, आवाज सही है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एसिड एंड बेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम देखेंगे कि आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है एसिड्स के बारे में, आर्हीनियस कहता है कि एसिड्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन डोनर होते हैं वाटर में। यानी वो सब्सटेंस जिनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो आयोनाइज हो जाएं। आयोनाइजेशन के बाद फिर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें। तो जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर होते हैं वाटर में, उनको एसिड्स कहते हैं। बेसिस के बारे में आर्हीनियस का कहना है कि वो जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करें वाटर में, जो OH आयन देंगे वो बेस होंगे। तो ये इनके एसिड्स और बेसिस जो इनके हैं आर्हीनियस के, वो ये हैं। इसमें मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, मोनोबेसिक, इस तरह से ये एसिड एंड बेस को इन्होंने किया हुआ है कैटेगराइज। लेकिन इसमें जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है उसमें OH बेस के लिए होना जरूरी है और हाइड्रोजन एसिड के लिए होना जरूरी है, और उसके अलावा उनके एसिड एंड बेस नहीं हो पाएंगे। तो हम देखते हैं इनकी स्ट्रेंथ कैसे मालूम करेंगे। इनकी जो स्ट्रेंथ है एसिड एंड बेस की, आर्हीनियस के मुकाबले में, आर्हीनियस के मुताबिक आर्हीनियस के मुताबिक अगर हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे तो हम देखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट को देखेंगे कि कौन सा एसिड कितना डिसोसिएट होता है, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू क्या है। अल्फा की वैल्यू को हम अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे, हम देखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज या डिसोसिएटेड और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व। जैसा कि अगर हम एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लें तो एसिटिक एसिड में हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल। सपोज कर रहे हैं हम, हमारे पास अगर ये वैल्यू है सपोज, तो ये इतना आयोनाइज हो रहा है और इनटू 100, तो हमें परसेंटेज डिसोसिएशन मिल जाएगी। परसेंटेज डिसोसिएशन का मतलब अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी हमें। हमें पता चल जाएगा कि किस हद तक आयोनाइज हो सकता है। तो फिर हम उन एसिड्स को कैटेगराइज कर लेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा और वीक कौन सा। यहाँ पर आपको दिया गया है कि HCl, HNO3, H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। उनकी परसेंटेज डिसोसिएशन ज्यादा है। और एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, ये वीक एसिड्स है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। ये सारे आपको आई थिंक कि शायद पेज नंबर 218 है शायद, उस पर ये टेबल दिया हुआ है। देखिए मुझे याद नहीं है पेज नंबर 218। 218 पेज नंबर पर ये टेबल दिया हुआ है जिसमें एसिड्स और बेसिस दिए हुए हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक के हिसाब से कौन से स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक एसिड एंड बेस के हिसाब से। तो ये एसिड एंड बेस जो है किसके अकॉर्डिंग है, ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग आप कैसे देखेंगे, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपके पास जो एसिड और बेस है उनकी परसेंटेज डिसोसिएशन कितनी है। ये परसेंटेज डिसोसिएशन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं।
हमने देखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से, याद है आपको? यस सर। जी, उसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये हमने पढ़ा था। तो कौन सा कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है और कौन सा कितने हाइड्रोक्सिल आयन दे सकता है, उसके बेस पर भी हम परसेंटेज डिसोसिएशन को ले सकते हैं। तो उसमें डिसोसिएशन पावर को हम देखेंगे। जितना ज्यादा आयोनाइज होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना कम आयोनाइज होगा उतना वीक एसिड होगा। इसी तरह से बेस भी। ये कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया, एसिड्स और बेसिस के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट दिया। प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट दिया। प्रोटॉन का मतलब हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन आयन। प्रोटॉन का मतलब हम लेते हैं हाइड्रोजन आयन। वो जो हाइड्रोजन आयन दे वो होगा एसिड, और वो जो हाइड्रोजन आयन को यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो होगा बेस। डोनर और एक्सेप्टर के हिसाब से एसिड एंड बेस। यहाँ पर H2O बेस में लिखा हुआ है, लेकिन H2O जो है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एसिड बेस दोनों तरीके से बिहेव करता है। रिस्पेक्ट करेगा और बेस भी दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो करे तो वो एम्फोटेरिक हो जाएगा। तो ये एम्फोटेरिक है। इसकी एम्फोटेरिक नेचर नीचे कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस में बताई हुई है। अब दोबारा से देखिएगा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट प्रोटॉन बेस्ड है। प्रोटॉन बेस्ड का मतलब कि प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन डोनर जो होंगे वो एसिड्स होंगे और बेस जो होंगे वो एक्सेप्टर होंगे। अब आप थोड़ा सा कंपेयर करें आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के एसिड्स में, क्या फर्क है दोनों में? सो वाटर में डोनेट करता है। जी, अगर आप एग्जाम्पल्स में से लेंगे तो कोई फर्क नजर आ रहा है एग्जाम्पल में? नो सर। एग्जाम्पल में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि आर्हेनियस का एसिड कौन सा और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का एसिड कौन सा। यस सर, दोनों सेम है। सेम, दोनों सेम है। बेस दोनों के डिफरेंट तो है, वो अलग अलग। डोनर है, ये H एक्सेप्टर है। आर्हेनियस के बेस में हाइड्रोक्सिल होना चाहिए, जबकि इसमें ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में हाइड्रोक्सिल नेसेसरी नहीं है, लाजमी नहीं है। OH आपके पास हो, उसके बगैर भी वो हो सकता है। तो अब हम देखते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक जो एसिड एंड बेस है वो किस तरह से आयोनाइज होते हैं और कैसे वो हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन डोनेट करेंगे और कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो क्लोराइड बचा है उसके पास प्रोटॉन नहीं है, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। वो चला गया है किसके पास? वाटर के पास चला गया और वो वाटर बन गया है हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, बेस जो वाटर ने काम किया यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम किया। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वाटर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब जब हम प्रोडक्ट साइड पर आ गए हैं तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड पर आने के बाद इनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, यानी कौन सा ऐसा है जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है और कौन सा एक्सेप्ट कर सकता है। क्या हम इस क्लोराइड को कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, नो ये सर। कह सकता है? नो सर। इसके पास तो है ही नहीं। इसका मतलब ये accept करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये डोनेट करेगा। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो बेस होगा। यस ये सर। बेस बना है किसमें से? एसिड में से। इस वाले एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। ये वाला जो एसिड है ये कॉन्जुगेट एसिड है इस बेस का। तो आपको ये भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि कोई भी एक देकर और फिर से पूछ सकते हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस किसका है,
या इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि किसका क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरी इक्वेशन, बिल्कुल ऐसी ही दूसरी इक्वेशन, यहाँ पर फिर वाटर आ गया है। अब वाटर में डिजोल्व क्या कर रहे हैं, अमोनिया। अमोनिया को। अब अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करेगा और वाटर प्रोटॉन डोनर का काम करेगा। एक प्रोटॉन डोनेट करेगा और दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अब ये बन गया है अमोनिया से अमोनियम, अमोनियम बन गया है। और अमोनियम बनने के बाद इसके पास प्रोटॉन मौजूद है, ये बन गया है हाइड्रोक्सिल। हमने यहाँ पर बात की थी कि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये प्रोटॉन कैसे दे सकता है। यहाँ तो इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी है, सबके पास हाइड्रोजन है। इसमें से आपको सिलेक्ट करना मुश्किल नहीं हो जाएगा कि आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्रोटॉन दे सकता है और कौन सा नहीं दे सकता। जिनके पास प्रोटॉन के नंबर ज्यादा होंगे वही डोनेट करेंगे। जी, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो डोनेट कर सकता है। इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि जिसकी एबिलिटी है हाइड्रोजन डोनेट करने की, हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की, तो वो एसिड होता है। अमोनिया किस बेस पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, कोई रीजन है अमोनिया का कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का कोई रीजन? उसके पास लोन पेयर की कमी होती है ना सर। कि इसके पास लोन पेयर है यस और सर। लोन पेयर के बेस पर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और सेम होगा किसके लिए, वाटर के लिए होगा सेम। कि वाटर के पास भी जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो उसमें भी लोन पेयर है, तो लोन इसलिए पेयर। वो भी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आगे आ जाएगा, लिस्ट कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम लिस्ट कॉन्सेप्ट में। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, इन इक्वेशंस में तो आपको समझ आ गया है। अब हम ये देखते हैं कि ब्रांस्टेड-लॉरी की एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रेंथ के लिए हमें देखना होगा इक्विलिब्रियम मेथड को। इक्विलिब्रियम मेथड में हमने पढ़ा था कि कोई एसिड अगर वाटर में मिक्स हो रहा है और वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो हम देखेंगे इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट के वैल्यू वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगी। यस सर। प्रोडक्ट यस अपॉन सर। रिएक्टेंट हो जाएगी। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गई तो के वैल्यू में जितने आइंस ज्यादा मिल रहे हैं उतनी प्रोडक्ट ज्यादा मिल रही है, उतनी के की वैल्यू ज्यादा होगी। जितनी के की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सेम फॉर बेस, सेम जो है वो बेस के लिए होगा कि कौन सा जो है ये बेस ज्यादा वैल्यू दे रहा है हमें। जी, ये कोई और बच्चा हमारे पास आ गया है जिसने हमारा जो है ये किया है, कोई छोटा बच्चा शायद क्लास में शामिल हो गया है। जी, अलिशबा, अलिशबा कर रही हैं ये। क्यों भाई अलिशबा, रिमूव किया जाए आपको? पता चले ना कि कौन क्या कर रहा है। सर दो नाम शो हो रहे हैं अलिशबा के। अच्छा, यस सर। तो शायद ये आज हमने कुछ और बच्चों को भी परमिशन दे दी थी कि वो भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई। सर महानूर के भी दो नेम है वैसे। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, अब हम बच्चों को इसलिए देते हैं कि बच्चे हमारे पास जो है पूछ सकें, अंडरलाइन करके बता सकें, पूछ सके सर ये बता दें ये क्या है। तो आप लोगों को परमिशन नहीं देंगे तो फिर जो है काम सही होगा। तो बहरहाल हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ को और के वैल्यू को देखते हैं कि के वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड और के बी वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो के और के बी वैल्यूज, इनके बेस पर हम देखेंगे जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्गर, जितना वीकर एसिड या बेस होगा। अब इन
वैल्यूज के लिए आप जरा पेज नंबर 219 को देखें, आपको दिए हुए कुछ एसिड्स के एग्जांपल्स। यस सर। यस सर, तीन में दिए हुए हाइड्रोसाइनिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, फॉर्मिक मुख्तलिफ एसिड। फॉर्मिक एसिड, इनमें वैल्यू दी हुई है सामने के की। यस सर। यस सर, ये भी है। यस सर। तो सामने वैल्यू दी हुई है, उन वैल्यूज को देखें कि आपके पास जो ग्रेटर यानी ज्यादा वैल्यू जिसकी है तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जिसकी कम वैल्यू है उसको वीकर होगा। तो ये चार नाम तो कम से कम आप याद कर लीजिएगा। कर लेंगे याद? यस सर। 4 नेम्स याद कर लीजिएगा आप कि कौन कौन से ये हैं और उनकी वैल्यूज क्या है। इसके बाद फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में स्ट्रेंथ फाइंड आउट नहीं करते हैं हम। उसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर बात करते हैं। ऊपर बात हो रही थी प्रोटॉन के बेस पर, नीचे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन के बेस पर। इलेक्ट्रॉन के बेस पर जो बात हो रही है उसमें हम देखेंगे कि एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, बेसिस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लुईस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कब होगा और प्रोटॉन कब होगा। तो वो कभी उसको कह देते हैं एसिड, बेस को एसिड, एसिड को बेस कर देते हैं। ये आप थोड़ा केयरफुली कि एसिड के लिए याद रखेंगे कि वो प्रोटॉन देने वाला और इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। बेस जो है वो उसका अपोजिट हो जाएगा, याद रहेगा। यस सर। यस सर। प्रोटॉन डोनर कौन सा होगा या बेस? सर एसिड होगा। एसिड और होगा सर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? एसिड होगा। एसिड अब होगा सर हमने वो भी। यहाँ पर बात ही नहीं की हम किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हमने दोनों कॉन्सेप्ट को मिला दिया, उसके बेस पे बात कर ली। अभी हमने पढ़ा था कि ये अमोनिया, अमोनिया जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो अगर हम इसके जो लुईस कॉन्सेप्ट के हम लेंगे तो वो बेस जो हम लेंगे वो कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर थोड़ा अपोजिट लिख दिया है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो अपोजिट है। ये हमारे पास आएगा ये से नीचे नीचे है। और नीचे वाला आएगा ऊपर। तो ये देखें, आपको शेयर नहीं किया था, इससे ये फायदा हो गया, नहीं तो आप लोग कॉन्सेप्ट आपका अपोजिट हो जाता। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं थर्ड ग्रुप के कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम यहाँ पर पी बी सी एल थ्री, BCl3, BCl3 जो है ये क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। किस बेस पर? इस बेस पर के इसमें हमारे पास जो भी सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसमें कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर की गुंजाइश है, नीड है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर यस सर में 6 है। जी बोरॉन थर्ड ग्रुप का मेंबर है। सिमिलरली अल्युमिनियम का अगर हम कंपाउंड लेते हैं, अल्युमिनियम क्लोराइड को लेते हैं या फिर हम अल्युमिनियम फ्लोराइड को लेते हैं या जो भी हम कंपाउंड ले लें अल्युमिनियम के, तो वो कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर की गुंजाइश होती है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये हो जाएंगे एसिड्स, लुईस एसिड्स। बेसिस में हम क्या देखेंगे? बेसिस में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, और वो कहाँ आ जाएगा? स्पोन फैमिली का मेंबर। जब सेंट्रल एटम होगा तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो क्या हम ये वाले ले सकते हैं? ये जो दो तरह का रिएक्शन है, एक में कंप्लीट हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन, एक में पार्शियल हो जाएगी। एक में कंप्लीट और दूसरे में पार्शियल। कंप्लीट में एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि दोनों के दोनों स्ट्रांग हो, दोनों वीक भी हो सकते हैं।
दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो जब दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होगी तो जो सॉल्ट मिलेगा हमें वो सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। अब जरा आप देखिएगा पेज नंबर 218 पर आपके पास जो दिया हुआ है एसिड, एक दिया हुआ है एसिटिक एसिड दिया हुआ है, इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन बताइएगा कितनी है? 1.4%। 1.4 सर। 1.4। अगर हम इसके सामने अमोनियम हाइड्रोक्साइड रख लें उसकी कितनी है? 1.4%। 1.4 सर। इसका मतलब इक्वल स्ट्रेंथ, इक्वल स्ट्रेंथ इन दोनों के मिलने से आवाज नहीं आ रही। तो हमें सॉल्ट मिलेगा, वो सॉल्ट कौन सा होगा? हमें मिल जाएगा न्यूट्रल। ऐसा होगा CH3COO इस सॉल्ट को हम क्या कहेंगे? एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट? न्यूट्रल Neutral. सॉल्ट। सर न्यूट्रल न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्ट। तो अब न्यूट्रल सॉल्ट को पहचान सकेंगे आप लोग? ये न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा होगा? इस टेबल में देखिए एसिड और बेस कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी इक्वल स्ट्रेंथ है, उन दोनों की मिक्सिंग से जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। आई होप कि आप बहुत सारे न्यूट्रल सॉल्ट बना लेंगे अब। पहले आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड था, अब आप और भी बना लेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। और अगर आपके पास एमसीक्यू आता है कि न्यूट्रल सॉल्ट कौन कौन से हैं तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, किस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा आप ये भी देख लेंगे कि किस में हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, वो भी आप चेक कर लेंगे। हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस को भी चेक कर लेंगे कि अगर न्यूट्रल सॉल्ट मिल रहा है तो उसका मतलब कि हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। तो एक नहीं साथ हो 3-4 एमसीक्यूज आप कर सकेंगे इससे। अब हम चलते हैं पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन की तरफ को। पार्शियल का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो एसिड और बेस है दोनों में से एक वीक और दूसरा स्ट्रॉन्ग। हमारे पास जो एसिड है यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो जो सॉल्ट मिलेगा उसमें जो स्ट्रॉन्ग होगा वो डोमिनेट हो जाएगा। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट मिल रहा है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा। अब ये भी आप पहचानेंगे कि कौन सा एसिडिक। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही। न्यूट्रलाइजेशन कह रहे थे, कंप्लीट में क्या होगा आपके पास? आप नेचर ऑफ सॉल्ट देखेंगे और उससे पहचान लेंगे कि कौन सा आपके पास जो है सॉल्ट कैसा बन रहा है, उसके हिसाब से कंप्लीट है या पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। तो अगर आपको कोई सॉल्ट दिया जाए, जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ पर KNO3, तो KNO3 को आप किस में कैटेगराइज करेंगे? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल में? पेज नंबर 218 के बेस पर देखकर Sir, बताइए। neutral. Neutral. न्यूट्रल। अनिक, न्यूट्रल किस बेस पर? सर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 और वीक बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बना है और उन ये दोनों की weak सेम base है? परसेंटेज है। नो सर, Weak स्ट्रॉन्ग base बेस का ये भी। स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड तो नहीं। जी, ओके ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, तो इसीलिए ये न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। यस सर। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे, अगर कोई और आपको देते हैं
फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट किस कैटेगरी में आएगा? सर पार्शली सोडियम कार्बोनेट को आप एसिडिक सॉल्ट में लेंगे, पार्शियल में आएगा ये। एसिडिक सॉल्ट में, बेसिक सॉल्ट में या न्यूट्रल सॉल्ट में? न्यूट्रल सॉल्ट करेंगे सर। तो बेसिक ये जो एसिड और बेस से मिलकर बना है उसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा था? एसिड स्ट्रॉन्ग था या बेस स्ट्रॉन्ग था? सर बेस स्ट्रांग थी, बेसिक सॉल्ट है। बेस स्ट्रॉन्ग, तो बेसिक सॉल्ट। अगर हम इसको सोडियम कार्बोनेट को वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर में ऐड करने से उसकी पीएच बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? वाटर की पीएच बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, Strong क्योंकि base है। बेसिक है इसलिए बढ़ जाएगी। व्हाट Yes, अबाउट yes, KNO3? KNO3 को अगर हम ऐड करेंगे तो पीएच बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? न्यूट्रल रहेगी। सर कम हो जाएगी। सेम है। पीएच सेम रहेगी। सर रिमेन्स सर न्यूट्रल सॉल्ट है, यस सर, सेम रहेगी। ये जो है न्यूट्रल है इसलिए पीएच सेम रहेगी। Yes. और न्यूट्रल सॉल्ट के केस में जब पीएच सेम रहती है तो हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपके पास ये आ जाए कि इनमें से किस केस में हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा केस है जिसमें हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा और किस केस में हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद हम देखते हैं बफर। बफर क्या होता है? पीएच बफर चेंज को मिनिमाइज पीएच करता है। को चेंज होने से रोके, रेजिस्ट करे, पीएच को चेंज होने ना दे, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। की ठाणी यार ना सारे की मैंने खबर कोई थी हाँ अड्डे में तैयार नहीं। कौन बात कर रहे हैं भाई? तो पंजे पे 4 बजे शाम शुरू करते हैं 4 बजे। प्रकाश, जी सर। ये आपके फोन से आवाज आ रही है? आपके माइक से आवाज आ रही है? सॉरी सर। जी। बफर बफर वो सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच को तब्दील होने से रोके, रेजिस्ट करे, उनको हम कहते हैं बफर। जो एसिड और बेस की जो पीएच है वो मेंटेन रखें तो वो होंगे बफर। बफर जो है ऐसे सॉल्यूशंस जिनको हम किसी में भी ऐड कर देंगे तो उसके बेस पर तो उस पीएच को मेंटेन रखेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो मिल्क है वो पीएच चेंज होने की वजह से खराब हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। कभी ऐसा देखा ना आपने, नोट किया होगा कि वो एसिडिक हो गया यानी खट्टा हो गया। इसी तरह से कोई खाने पीने की चीज़ अगर आप उसको स्मेल देखते हैं उसकी तो उस स्मेल से पता चलता है कि वो जो है अब वैसा नहीं रहा, अब वो खाने के लायक नहीं रहा, क्योंकि उसकी पीएच चेंज हो गई। और कुछ पैकिंग में फूड मिलते हैं उनको हम रख सकते हैं, कई महीनों तक रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते, उसमें बफर ऐड किया हुआ होता है। तो बफर जो पीएच को कंट्रोल करे, मेंटेन करे। बफर एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि बफर को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा और बफर काम कैसे करेगा। तो वर्किंग ऑफ बफर और मैन्युफैक्चरिंग या पीएच, इसको जो है प्रिपरेशन ऑफ बफर, इसको देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ बफर। बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं हम तो उसको हम क्या करेंगे, वीक एसिड और उसका सॉल्ट स्ट्रांग बेस के साथ। ये हमने लिया वीक एसिड और उसके साथ मिक्स किया बेसिक सॉल्ट। अगर हम वीक एसिड में कार्बोनिक एसिड ले लें और कार्बोनिक एसिड के साथ हमें सॉल्ट कौन सा मिक्स करना होगा फिर बफर बनाने के लिए? सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों का मिक्सचर जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, हाँ लाइट तो हमारे अभी चली गई, हमने भी अभी फैन चलाया है।
ये स्लो कर दें जी। पीएच को हम कंटिन्यू करें या हम जो पीछे पढ़ रहे थे बफर उसको करें? सर बफर को कर दें, लाइट चली गई। चलें भाई बफर को देखते हैं। बफर जो है इसमें क्या बताया था आपको कि बफर जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है वीक एसिड और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर वीक बेस उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। बफर का काम होता है पीएच को मेंटेन करना, पीएच को कंट्रोल करना। इसमें अगर हम देखें बफर की वर्किंग को, तो बफर की वर्किंग यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। इन दो इक्वेशंस में बफर की वर्किंग एक्सप्लेन की हुई है। अगर कोई एसिड ऐड हो गया तो एसिड हाइड्रोजन आयन डोनर या प्रोटॉन डोनर होता है, तो वो हाइड्रोजन आयन के एक्सेस होने की वजह से रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, वो अनआयोनाइज फॉर्म में आ जाएगा और इस तरह से एसिड का असर खत्म हो जाएगा। अगर बेस ऐड हो गया है तो बेस में मेटल आयन मिलेंगे हमें ज़्यादा, तो मेटल आयन एक्सेस हो जाएंगे, रिवर्स रिएक्शन होगा और उस बफर की मौजूदगी की वजह से वो उसका असर खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा और पीएच विल रिमेन सेम, पीएच वही सेम रहेगी। तो इस तरह से ये बफर की वर्किंग या काम है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा टॉपिक पीएच और Yes. पीएच स्केल। तो पीएच जो है ये टर्म बायोकेमिस्ट सोरेन सेन ने दी थी 1909 में। इनका कॉन्सेप्ट था कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। किस बेस पर दी थी ये? डिसोसिएशन ऑफ वाटर के बेस पर। जब वाटर को डिसोसिएट किया तो उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन बन रही थी वो पी के ए वैल्यू के बेस पर बन रही थी। पी के ए वैल्यू, पी के ए वैल्यू क्या होती है? पी के ए वैल्यू पावर ऑफ डिसिशन कांस्टेंट फॉर एसिड। यहाँ पर हम लेंगे पी के डब्ल्यू वैल्यू, पी स्मॉल, के और डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वाटर। जब वाटर डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में, तो ये इसकी वैल्यू क्या मिली? इसकी वैल्यू मिली 10⁻⁻14, ये वैल्यू मिली। तो -14 मिली, तो इसके हिसाब से अगर इसको हम दोनों में लेंगे, यहाँ पर x और यहाँ x रखें, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी जी? कितनी मिल जाएगी इनकी वैल्यू x की? 7 10 to 7 7 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 10⁻⁻7। तो अगर हम अभी हमने पीछे पढ़ा था कि pH का जो फार्मूला है उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करें हाइड्रोजन आयन की इस फार्मूले में, जो हमें मिल रही है 10⁻⁻7, तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर? pH क्या प्लस मिल का जाएगा 7 हमें? +7 आएगा सर। 7 मिल जाएगा हमें। तो 7 जो मिल जाएगा उसके हिसाब से हम बिल्कुल इजीली कर लेंगे कि 7 एक इसकी हाइड्रोजन की इसकी, तो पीएच की वैल्यू भी 7 और पीओएच की वैल्यू भी 7, तो 7 + 7 14। ये 14 इसके बेस पर पीएच स्केल बनाया गया। पीएच स्केल किसके बेस पे बनाया गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। जो वैल्यू कितनी कैलकुलेट की गई, कितनी डिटरमाइन की गई? 10⁻⁻14। 14 और डिसोसिएट जब होता है तो उसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में डिसोसिएट होता है। फिर दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट की गई, तो वैल्यूज मिल रही थी 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 के हिसाब से फिर रखा गया, तो फिर उनमें वैल्यू पुट की गई, तो पीएच की वैल्यू भी 7 और पीओएच की वैल्यू भी 7। इस दोनों को जब प्लस किया गया तो हमें मिला 14, ये मिला। अब हम पीएच को डिटरमाइन करना चाहें तो डिटर्मिनेशन तो हम इन फार्मूलों के हिसाब से भी वैल्यूज को कर सकते हैं।
उसके अलावा हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो कलर्स हैं उनके बेस पर हम पीएच वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो अगर पीएच वैल्यू 3 है तो कलर क्या होगा? ऑरेंज। अगर येलो कलर आ रहा है तो पीएच वैल्यू क्या होगी? 6। और अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो पीएच वैल्यू क्या होगी? ग्रीन 7। ये कलर्स के बेस पर, इंडिकेटर में भी हमने ये कलर्स पढ़े थे ना, यस Yes, उसी sir. हिसाब से यस ये भी सर। याद कीजिएगा कि इंडिकेटर में जो हमने पढ़ा था तो उसके हिसाब से पीएच वैल्यू को भी देखेंगे आप और इन कलर्स को देखेंगे। आपको कलर दे सकते हैं, आपको पीएच वैल्यू दे सकते हैं, कलर पूछ सकते हैं, तो ये याद रखेंगे आप। 036। अगर हम कह रहे हैं कि येलो कलर आ रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर में, तो आप ये बताएंगे कि येलो कलर का मतलब कि वीक एसिड। येलो कलर का मतलब क्या होगा? वीक एसिड। वीक है। Weak acid. और अगर रेड कलर आ रहा है तो Strong स्ट्रॉन्ग है। acid. स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर पर्पल कलर आ रहा है तो, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर ब्लू कलर आ रहा है तो वीक बेस। Weak base. वीक बेस। और डीप ब्लू कलर आ रहा है तो नॉर्मल बेस। नॉर्मल बेस, मॉडरेट। मॉडरेट या नॉर्मल। और ऑरेंज कलर आ रहा है तो फिर नॉर्मल एसिड या मॉडरेट मॉडरेट। एसिड। जी बिल्कुल सही। तो ये आप कलर्स के बेस पे याद रखेंगे। डीप ब्लू कलर को और कौन सा कलर कहते हैं? डार्क। इंडिगो कलर कहते हैं, बिल्कुल सही। इंडिगो कलर कहते हैं इसको हम। ये इंडिगो कलर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, कलर का नाम चेंज करके भी दे सकते हैं आपको। और पर्पल को वॉयलेट। वायलेट। जी, तो कलर चेंज, नाम चेंज करके भी कलर दे सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। दे सकते हैं, क्या पता देते हैं। और ग्रीन को सब्ज दे दें तो फिर, जब हम आपको टेस्ट में बिरयानी भी दे सकते हैं तो फिर हम ये क्यों नहीं दे सकते? ऐसा है ना। अब ये जो है पीएच स्केल तो अभी हमने पढ़ लिया। अब हमें करने हैं प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स करनी है और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है क्या होंगी। तो ये हमारे पास जो है आ गए प्रॉब्लम्स। बताइएगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे पास वैल्यू है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी दी है? डी होगा सर। डी होगा। 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻4 होगा सर, +4 हो जाएगा। जी, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? +4 डी। डी आ जाएगा। और अगर ये वाली वैल्यू हो तो फिर क्या होगा? ए होगा शायद। क्या होगा? इस सवाल को अभी हम छोड़ देते हैं, इसमें हमने आंसर नहीं लिखा सही। इसमें आंसर लिखना था। समझाते हैं ये कैसे होगा, इसको लास्ट में समझाते हैं। लेकिन शायद ऐड होगा 3 से 4.2। बिल्कुल सही, 2 पॉइंट समथिंग। यस। इस क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को समझाते हैं, शायद आपको नौफिल पुराना याद है। यस सर। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ज़रा यहाँ सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 4.2 इंटू 10⁻⁻3, ये वैल्यू है। अब हमें इसमें देखना होगा कि हम इसमें फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास लॉग के हिसाब से ये वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर हम इसी वैल्यू को लॉग के हिसाब से लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों वैल्यूज को। ये हो जाएगी माइनस लॉग ऑफ 4.2 एक वैल्यू हो गई, और सर। मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, ठीक है। मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो गया प्लस में, अगेन माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 ये हो गया। अब ये दो आपके पास आ गई हैं वैल्यूज। 4.2 इसका लॉग लेंगे
तो आपके पास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो टेनिस पावर के बेस पर आएगा। तो टेनिस पावर में क्या आएगा आपके पास, इसको टेनिस पावर में शिफ्ट करेंगे तो टेनिस पावर क्या आएगा, सर +1 होगा। जीरो। सर तो 10 पॉइंट की 0। शिफ्टिंग तो देखें, टेनिस पावर जीरो आएगा तो यस करेक्टरिस्टिक सर। जीरो, इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 पॉइंट x माइनस का, और ये हो गया आपके पास यहाँ पर। और दूसरा प्लस माइनस माइनस, ये माइनस बाहर आ गया, ये लॉग और ये 10 कैंसिल हुआ, और आपके पास जो टेनिस पावर था वही नीचे आ गया। और आपने जब इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का 3 और माइनस का 0 पॉइंट x। तो आंसर क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर। यस सर। तो आप कौन से आंसर को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें 2 पॉइंट समथिंग होगा उसको सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, आप सिलेक्ट करेंगे जिसमें 2 पॉइंट समथिंग होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। क्यों सिलेक्ट करेंगे उसको, क्योंकि जो आपके पास 10 रेज़ पावर है उससे एक नंबर कम आ जाए। तो अब जरा बताइएगा, अगर आपके पास वैल्यू हो 9.8 इंटू 10 रेज़ पावर -6, तो आप आंसर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 5. 5 पॉइंट समथिंग के। 5 पॉइंट समथिंग। वेरी गुड, आप सिलेक्ट करेंगे 5 पॉइंट समथिंग। तो इस तरह से फिर आप सिलेक्ट कर लेंगे उसको। सर इस क्वेश्चन में कोई नहीं सेलेक्ट करेंगे? इसमें तो नहीं है ना ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए हुए। ये क्वेश्चन में ऑप्शन ऊपर वाले कॉपी पेस्ट किए थे तो वही के वही लिख दिए, उस पर करेक्शन ही नहीं हुई। तो करेक्शन करनी थी लेकिन वो कर नहीं पाए, तो ऑप्शन नहीं रखे थे। अगर आपके पास वैल्यू हो 3.6, 3.6 इंटू 10 पावर -9, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 8 पॉइंट point समथिंग। something. 8 पॉइंट समथिंग। देखिए आप टोटली इग्नोर कर रहे हैं इस वाली वैल्यू को, आप देख ही नहीं रहे कि क्या है, कुछ कुछ भी नहीं, जस्ट एक्सपोनेंट को देख रहे हैं, और एक्सपोनेंट को देखकर आप बिल्कुल इजीली सिलेक्ट कर रहे हैं कि ये आंसर होगा। विदाउट कैलकुलेटर आप बिल्कुल आसानी से लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई मसला नहीं होगा लॉग फाइंड आउट करने में। सर ऐसे ही है लेकिन ना सर इसमें वैल्यू सेकंड वाले सर में जी, एक एक करके पूछे, मैं एक पूछे। सर अगर डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज सर अलग अलग हुई और एक्सपोनेंट पहली वाली वैल्यू पॉजिटिव। सेम हुई, एक्सपोनेंट पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, इसीलिए कि हम लो कंसंट्रेशन लेते हैं। एक्सपोनेंट पॉजिटिव का मतलब हाई कंसंट्रेशन, यानी इतनी बड़ी वैल्यू। तो इतनी बड़ी वैल्यू में हम कहाँ चले जाएंगे, कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हाई, तो वो तो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। नौफिल क्या पूछ रहे हैं आप? सर अगर पॉइंट से पहले वाला 8 तो सेम है सर, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज के अंदर अगर फर्क हुआ एमसीक्यूज के अंदर तो सर फिर तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको एमसीक्यू दिया जा रहा है, विदाउट कैलकुलेशन सॉल्व करना है। 2.48 आंसर है। दूसरा आंसर है आपके पास 3.65। तीसरा आंसर आपके पास है 7.21। तो अब इसमें आपको पॉइंट से पहले वाला नंबर देखना होगा टेनिस पावर के हिसाब से। यस सर। टेनिस पावर क्या दिया है उसके हिसाब से देखेंगे। अब आपके पास अगर ये वाली वैल्यू है 4.2 टेनिस पावर -3, इनमें से कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं आप? सर 2.48। 2.48। फॉरेट सिलेक्ट कर सकते हैं आप, तो ये सिलेक्ट करेंगे आप। इस तरह से ठीक आपको है सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब अभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं। अब जरा देखिएगा कि POH जो है इसकी क्या होगी, सर डी होगा 0.001 m, सर, इसका 11B होगा। इसका B होगा। यस सर। सर 10⁻³ उसकी एसिड की वो पीएच आ जाएगी +3।
अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर आप कह रहे हैं 11 होगा। कोई और? लाइबा क्या होगा इसका आंसर? सर सॉल्व करके बताना पड़ेगा। अच्छा, आपने नॉफिल कैसे बताया विदाउट सॉल्यूशन? सर 10⁻³ तो सर इसकी पीएच ही आ जाएगी, और पीएच प्लस पीओएच वाला फॉर्मूले से 14 = 14, तो सर वो प्लस का 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3, 14 में से -3 कर देंगे तो 11 बचेगा। बिल्कुल ठीक बताया। समझ आया लाइबा? जी सर आ गया। है? दोबारा रिपीट करें? नहीं सर आ गया। आ गया समझ में? तो इसमें क्या करेंगे हम? बिलाल समझ आया आपको? ठीक है, बिलाल इस वाली वैल्यू को देखें। इसको वैल्यू को अगर हम टेरेस पावर में शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट कितने डिजिट क्रॉस कर रहा है? 3 प्लेस। तो टेरेस पावर आ जाएगा हमारे पास -3। और हमने पढ़ा था कि जो ऊपर एक्सपोनेंट होगा वही नीचे पीएच बन के आ जाएगा। तो पीएच हमें मिल गई 3, पीएच की वैल्यू मिल गई 3। जब पीएच 3 मिल गई तो हमारे पास फार्मूला था पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो पीएच और पीओएच को 14 करेंगे तो उसमें से ये 3 माइनस कर देंगे। क्लियर? तो ये ऑप्शन क्या सही हो गया हमारे पास? 11 हो गया, बी ऑप्शन। अच्छा, अब इसी तरह से इसको देखें, इसमें क्या होगा? इसका भी बी होगा सेम। सर सेम ही इसका है। भी बी होगा। अच्छा, सोच लें। यस सर। यस सर वैल्यू चलो सेम है। सर नहीं, अच्छा उधर तो चलो, NaOH गिवन है तो चेंज होगा। बिल्कुल सही महक। अब हम इसको करेंगे माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो तो सर फिर 10⁻² तो वही आएगी। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कितनी दी है? हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दी है 10⁻³ -3। -3 ना? यस सर। यस -3, क्योंकि बेस दिया है ना आपको। तो बेस दिया है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो दी है वो दी है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की। अगेन लॉग और 10 कैंसिल, तो आंसर करेक्ट कौन सा होगा? 3। 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा, अच्छा ए करेक्ट हो जाएगा। यस सर। अब इसमें इससे अगले एमसीक्यू का बताइए, इसमें क्या करेंगे? सर इसका भी 3 होगा। सर इसका 3। भी 3 होगा। अरे अभी तो बताया था, ये सर रहा नहीं, हमारा इधर -3 ये POH ये नहीं था, पूछा। ये लिखा हुआ सर -3 हो जाएगा। सी -3 सर। -3 हो जाएगा। यस सर -3 हो जाएगा, लॉग नहीं ये आएगा। तो और भी आसान था। यस सर माइनस में आएगा। -3, बिल्कुल ठीक। तो अब हम देखते हैं आगे, आगे वाले सवाल क्या कहते हैं। आगे वाले सवाल क्या कहते हैं? अब इसमें देखिए क्या होगा इस वाले सवाल में। ये तो वही ऊपर वाला तो नहीं आ गया नीचे? सर A + 3। सर वही आई है ये +3। वही आ गया है, इसको सर हम इसका चेंज वैसे करते हैं। सर वैसे इसका C इसको हो सकता है, चेंज C है। करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो 10 इस to power वाले सवाल -3। अभी देखिएगा सवाल कितना चेंज हो जाएगा ये, लेकिन ऑप्शन भी चेंज करने पड़ जाएंगे फिर हमें। H2SO4 H2SO4 कर दिया हमने। H2SO4 में क्या हो जाएगा? अब हमारे पास है H2SO4, और अब ऑप्शन हम यहाँ पर कर देते हैं एक ऑप्शन, ताकि हमें सारे ऑप्शन में चेंज ना करने पड़े। अब हमने कर दिया है ये NOT। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए, किसी के ध्यान में है? नहीं है? C होगा। चलें अभी करते हैं। H2SO4 जब आयोनाइज होगा तो क्या देगा हमें? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइंस और 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फेट आइन, सल्फेट। ये देगा। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन
अगर हमारे पास है, कितनी बन रही है ये? 10 10 पावर minus 3 10 power minus 3. 10 पावर -3। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा जरा इससे, मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा आंसर? 0.0002 आ जाएगा। yes sir Yes, sir. इस वाली वैल्यू को जरा एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें, 2 × 10 पावर -3. -3 डी होगा सर, डी। -3, 2 × 10 पावर -3। तो 2 × 10 पावर -3 हुआ। तो अब इसका हम जब log फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए? 2 Sir, point something. 2 point something आएगा 2 point 2 something. पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग के हिसाब से आंसर आएगा। तो कोई आंसर है ऐसा? no sir D No, है sir. D. समझ आ गया इसमें क्या करेंगे? तो yes sir सेम ऐसा ही आपके पास बेस में भी आ सकता है। सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस दे दिया तो वो भी 2 OH रखता है, तो उसमें भी आप वैल्यू को इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके फिर चेंज हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? पीएच वैल्यू दे दी है और पूछा क्या है? हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसमें भी ऑप्शन लगाना भूल गए, ऑप्शन नहीं लगाया इसमें भी, ऊपर वाले ऑप्शन ही को करके और कर दिया। तो इसमें भी हमें ऑप्शन को थोड़ा सा जल्दी में इसको चेंज कर देते हैं बस, और आपको समझ आ गया है। तो ऊपर वाला सवाल भी आपने कर लिया, ये वाला सवाल भी आप कर लेंगे बिल्कुल इजीली। तो आपको पीएच वैल्यू दी हुई है 3.62 और आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है। आपके पास फार्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऐसा फार्मूला होता है। ये तो है अगर पीएच मालूम करनी हो तो। अगर आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी हो तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी को याद है? Anti-log. एंटी-लॉग लेंगे हम 10 पावर माइनस पीएच, लेकिन कैलकुलेटर की तो परमिशन ही नहीं है, वो भी विदाउट कैलकुलेटर लेना पड़ेगा एंटी-लॉग भी। कैसे लेंगे? सर जो करेक्टर होगा ना वो एंटी होगा। जो सर उसमें 1 प्लस हो जाएगा. 1 प्लस कर देंगे 3.62 में सर जो हम जब कैरेक्टर होगा उतने ही नंबर आएंगे, उतने डिजिट्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक तो 3 है आपके पास, एक नंबर प्लस नहीं करेंगे इसमें आप? सर इसमें Plus 1 प्लस 1 करेंगे. plus 1. 1 प्लस करेंगे तो जिस वैल्यू में आपको मिल रहा है 10 पावर -4 वो करेक्ट होगा आंसर। जिस वैल्यू में 10 पावर -4 मिल रहा है वो आपके पास आंसर करेक्ट होगा। ये है डायरेक्ट मेथड से। और अगर आप इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो एंटी-लॉग से भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक तरीका ये भी है जो बुक में भी दिया हुआ है आपको, कि इसको देखें नियरेस्ट होल नंबर में इसको करें आप। तो नियरेस्ट नंबर में करेंगे, अगर आपके पास है 4 में से इसको माइनस कर दें आप, 4 माइनस 3.62, क्या आंसर आएगा? 0.38. 0.38 मिल रहा है आपको आंसर, 0.38। ठीक है, 0.38 आपके पास हो गया। अब अगर आप इसमें रखते हैं 0.38 और ये आपके पास वैल्यू आई है, वो वैल्यू जो इसमें से डिफरेंस लेकर निकाली है, तो नियरेस्ट होल नंबर आपके पास कौन सा है? 4। और अगर आपके पास माइनस का 4 होगा और प्लस का 0.38 होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा? माइनस का आंसर आएगा, प्लस का आंसर आएगा? तो माइनस का आएगा 3 पॉइंट वही आएगा माइनस का 3.62. 3.62, लेकिन वो माइनस का हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर दे, इसको नेगेटिव कर दे तो